दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। हमारे साथ हैं मृगांक पुष्कर सिंह जी। मृगांक पुष्कर सिंह जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन के छात्र रहे हैं। आपने एक सोशल मीडिया पर कुछ बांग्लादेश, भारत, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, पाकिस्तान को लेकर एक पोस्ट लिखी और उसमें आपने यह जिक्र किया है कि भारत में इंदिरा गांधी को लेडी आयरन के रूप में स्थापित करने की जो परंपरा चली हुई है कांग्रेस की ओर से, वह दरअसल लेडी आयरन के रूप में इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया। वह काम रूस और अमेरिका के बीच का एक आपसी द्वंद्व था और उस द्वंद्व में रूस के कहने पर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में 1971 में जो बांग्लादेश की आज़ादी का आंदोलन का युद्ध था, उसमें इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया था, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। भारत की अपनी तरफ से उसमें कोई संलिप्तता सीधे तौर पर नहीं थी। तो इसी मुद्दे पर मैंने मृगांक जी को बुलाया कि आखिर इनकी सोच क्या थी। और दरअसल आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती है कि बांग्लादेश में अभी शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करके जो राजनैतिक हिंसा हुई, जो धार्मिक हिंसा हुई, वह मृगांक जी की वह पोस्ट उससे ही संबंधित है। उसको ही इन्होंने इतिहास में ले जा करके उससे कनेक्ट किया है कि दरअसल यह कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वह कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश में यह पहले से होता रहा है। वहाँ बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्या हुई थी। हिंदू महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए। लेकिन भारत में इसे जिस रूप में प्रदर्शित किया गया, वह प्रदर्शित यह किया गया कि बंगाली, जो पूर्वी बांग्लादेश के बंगाली थे, उनके साथ पश्चिमी बांग्लादेश के सैनिकों और कुछ जिहादी तत्वों ने मिलकर के घटना को अंजाम दिया था। मृगांक भाई, ये बताएं कि ये पोस्ट आज लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी बांग्लादेश के संदर्भ में? ये एक बड़ा रिलेवेंट टॉपिक था, तो और इस पे बड़े दिन से हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और विचार भी था। तो दो तीन बातें इसमें बड़ी क्लियरली समझने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट में जाएंगे और कुछ जो है वर्तमान में हम बातें करेंगे। तो बांग्लादेश को समझने के लिए हमें एक बात समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अंग्रेज़ों ने पहली बांग्लादेश वाले इलाके की जनगणना हुई थी 1901 में, तो बांग्लादेश वाला जो जोन था, उस जोन में हिंदू आबादी 33% थी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ है उस समय हिंदू आबादी 27-28% के आसपास जी। और जिस समय 71 आया है, 1971 आया है, तो 71 में हिंदू आबादी जो है वो 71 के बाद की घटनाओं में बच के 18% बची है। आज यदि देखें तो आज बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ के आसपास है और उसमें हिंदू आबादी का शेयर 8% के आसपास है, 7.8 या 8%। तो ये जो शार्प डिक्लाइन है 123 साल में, 123 साल में 33% से 8%, मतलब कि आप समझ लीजिए 25% हिंदू आबादी गायब, खत्म हो गई। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भारत को आज कोई न्यूक्लियर पावर हो गया है, सुपर पावर हो गया है, तमाम बातें हो रही है, विश्व गुरु होने की बातें कर रहे हैं, और ये कहानियाँ हमसे छुपाई जा रही हैं कि भारत के बगल में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन बातों को स्पष्ट करने के लिए और वास्तविक स्थिति क्या है, ये पोस्ट लिखी गई थी। आपने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंदिरा गांधी को लेडी आयरन के रूप में जो स्थापित करने की कोशिश है, वह दरअसल एक गलत तरीके से इंदिरा गांधी को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। वह लेडी आयरन नहीं थी। भारत में सामान्य तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लेडी आयरन के रूप में कहा और तभी से यह शब्द प्रचलित हुआ। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि क्यों इंदिरा गांधी लेडी आयरन क्यों नहीं थी? जी, आपका प्रश्न अच्छा है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको भारत की आज़ादी के बाद की परिस्थितियों की तरफ से 71 तक का जो काल है 24 साल का, उस काल में भारत की स्थिति की तरफ देखना पड़ेगा। तो भारत जो है 1947 में आज़ाद होता है। आज़ादी के तुरंत बाद एक युद्ध आ जाता है, 65 में युद्ध होता है, 71 में युद्ध होता है। और 65 और 71 का युद्ध जो है, 65 के युद्ध जो 48 का युद्ध है, उसमें हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।
दोनों तरफ के सेना नायक अंग्रेज़ हैं। काफ़ी कोशिश की, 1 साल के आसपास लड़ाई चली और लड़ाई में 1008 भारतीय सैनिक मारे गए, पर डिफीट भी हुई। इस कारदू वाले इलाके में भारतीय सेना को समर्पण करना पड़ा। भारत के कर्नल शेरगिल ने समर्पण किया। उसके बाद 65 की लड़ाई में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने किया था, तो वो एक सरप्राइज था भारत के लिए। उस सरप्राइज को काउंटर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब में मोर्चा खोला। तो लाल बहादुर शास्त्री भारतीय जनमानस में एक विजेता के रूप में उभरे जब भारतीय सेनाओं ने लाहौर की तरफ वो किया, कूच किया और लाहौर में विजय पाई। तो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट्स के अटैक हुए वहाँ पे, और इन सबसे लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जिस दिन वो बने थे उसी दिन से इंदिरा जी उनके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने आवास के रूप में त्रिमूर्ति भवन में गए, तो त्रिमूर्ति भवन में इंदिरा गांधी पीछे पड़ गई कि ये तो जवाहरलाल राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। तमाम चलता रहा, उन्होंने बाद में उसको छोड़ दिया। तो ताशकंद समझौते में रूस को ये लगा कि हम जो है अमेरिका के ऊपर एज ले लेंगे, तो उसने दबाव डाला। दबाव डाल के भारत ने 65 के युद्ध में करीब 720 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था, और पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्रों में 220 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। तो गिव एंड टेक की बात हो रही थी। तो लाल बहादुर शास्त्री कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, उनको नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसमें हाजीपीर दर्रा और तमाम चीज़ें थी। और उनके पाकिस्तान का ये दबाव था, पाकिस्तान के जो डिवीज़न था, उस डिवीज़न ये था कि अयूब खान जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, मार्शल तानाशाह थे, वो अमेरिकन खेमे के आदमी थे, और ये जो थी आपके भुट्टो साहब जो है वो रशियन खेमे के थे। तो रशियन खेमे, अब उनको ये लगा कि यदि हम आज भारत को दबा देंगे और भारत का वो कर देंगे तो हमारा विश्व में बहुत नाम हो जाएगा कि इन्होंने शांति ले आई। उन्होंने बहुत प्रयास किया, जब शास्त्री जी नहीं माने तो एक षड्यंत्र हुआ और रहस्यात्मक परिस्थितियों में शास्त्री जी की मौत हुई। और उस मौत की, शास्त्री जी की जो डेथ है, उसका आउटपुट ये हुआ कि भारत में इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर आई। तो इंदिरा गांधी बेसिकली जिस दिन भारत में प्रधानमंत्री बनी, आपने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इंदिरा गांधी को रूस ने लाल बहादुर शास्त्री जी की जगह स्थापित किया और रूस के सहयोग से ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसके पीछे क्या इनपुट है? क्या कहीं लिखा पढ़ा हुआ है या आपका अपना अध्ययन क्या है? ये जो आपने प्रश्न किया है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश शॉर्ट में ही बताएंगे कि इसमें कुछ किताबें हैं। एक जो हमारे वो थे भुट्टो साहब, तो भुट्टो साहब का एक एडीसी था। तो उस एडीसी ने, जब शास्त्री जी की डेथ हो गई तो भुट्टो साहब के एडीसी भुट्टो साहब के पास आए, बोले बास्टर्ड हैज़ डाइड, बास्टर्ड डाइड। तो अयूब को भुट्टो साहब ने पूछा विच बास्टर्ड, तो अयूब और शास्त्री, तो उसने कहा शास्त्री डाइड। तो ये इंडिकेट करता है कि टारगेट शास्त्री थे, और ये कई स्रोतों में ये बात आई है कि उनकी मृत्यु जो है, उनकी पोस्टमार्टम भी बॉडी का नहीं हुआ, उनके शरीर में जहर फैल गया था। यदि हमने तो पोस्ट में ये लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या जो है वो रूस ने करवाई, हमने पोस्ट में ये लिखा, पर कई जगह रूस का जो रोल है उसमें वो क्लियर नहीं है। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इंडिया में क्रिमेशन कर दिया गया। उनकी फैमिली भी जो आरोप लगाती है उसमें बहुत सी रहस्यात्मक थ्योरीज हैं। ये सत्य है कि इंदिरा गांधी एक एसेट के रूप में उस समय सामने आई, और स्थापित एसेट के रूप में सामने आई, और भारत की जो स्थिति थी उस स्थिति में उनको जब सत्ता मिली तो रूस के उस समय पूरे उपमहाद्वीप में 3 एजेंट हुआ करते थे केजीबी के, रूस के। एक भुट्टो साहब होते थे, दूसरी इंदिरा गांधी होती थी, तीसरा एजेंट उनका शेख मुजीबुर रहमान थे। अब ये जो परिस्थितियां बनी आगे 1971 की तरफ जाती हैं, यहाँ के बाद इंदिरा गांधी शासक हो गई, वहाँ पे भुट्टो साहब शासक हो गए। तो कहानी यहाँ पे जाती है कि इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, 313 सीटों पे इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों तरफ है। उन 313 में 167 सीटों पे बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग जीत जाती है, जिसके नेता शेख मुजीब है। वो कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, पावर ट्रांसफ़र हो। पाकिस्तानी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पंजाब के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि पावर ट्रांसफ़र। उसी समय पाकिस्तानी सेना को ऐसा लगता है कि, और जो उस समय याहिया खान आ गया है जो वो है, तो उनको ये लगता है कि
प्रॉब्लम है वो बात करने गए उससे शेख मुजीबुर रहमान से। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि जब तक फुल पावर ट्रांसफर नहीं होगा कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। तो यहाँ पे एक पेच फंस गया, पूरा सारे रशियन खेमे के भीतर ही फंस गया कि शेख मुजीब वो रूस से सपोर्टेड है, भुट्टो भी रूस सपोर्टेड है। अब ये पेच फंस गया। इस पेच को निकालने के लिए इनकी योजना थी, शेख मुजीब की योजना थी कि या तो मुझे पावर मिलेगा, नहीं तो मैं बांग्लादेश अलग बनाऊंगा। अब जब ये इस रास्ते पे बढ़े, उसी समय विश्व सिनारियो में कुछ और हो रहा था। वर्ल्ड सिनारियो कहाँ पे था कि वर्ल्ड सिनारियो में जैसे आज एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह उस समय एक सीटो ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें तमाम देश थे। उसके साथ बांग्लादेश, उसके साथ पाकिस्तान भी था, फिलीपींस भी था। ये सीटो ऑर्गेनाइजेशन मुख्य तौर पे समाजवाद को, कम्युनिज्म को और एनार्की को रोकने के लिए पश्चिमी लोगों ने स्थापित किया था। तो आज जैसे रूस को ये डर है कि यूक्रेन शामिल हो जाएगा नाटो में, तो यूक्रेन तक अमेरिकन सेनाएं चली आएंगी, रशियन बॉर्डर तक। उस समय की परिस्थितियों में रूस को ये लगा कि एक सिचुएशन ये आई कि अमेरिका ने कहा कि हमें बंगाल की खाड़ी में आप हमें अड्डा दीजिए। बंगाल की खाड़ी में उनके पास कोई प्लेस नहीं था, अंडमान भारत के पास था, कोई द्वीप नहीं था उनका कि अपने यहाँ अड्डा दीजिए। तो वो सीटों में शामिल होते हुए अड्डा देने जा रहे थे। ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा था। तो जब उनकी फ्लीट्स ने लंदन से, ब्रिटिश रॉयल सेना ने, उन्होंने मार्च शुरू किया कि चलो ढाका के पास हमको जो है अपने वो स्थापित करने सैन्य बेसिस, तो रशियन पनडुब्बीज ने, रशियन जो सबमरीन्स थी, एटॉमिक सबमरीन्स थी, उन सबों ने उनका पीछा शुरू किया। आगे पीछे वो बढ़ने लगे। 15 से 16 दिन की ट्रैवल उनकी उधर होती है। मलक्का जलडमरू मध्य तक जो 7 फीट आता है उसकी ये होती है। और ये 1 दिसंबर को यहाँ पे घटना घटती है कि पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज के नाम से भारतीय सेना पे, भारतीय भूमि पे एरियल स्ट्राइक कर देता है। इस बीच में जो बांग्लादेश की घटनाएं थी, बांग्लादेश के घटनाक्रम में मुक्ति वाहिनी बन चुकी थी, ऑपरेशन सर्च लाइट हो गया था। ऑपरेशन सर्च लाइट में वो याहिया खां को ये लगा कि वो मुजीब के साथ हिंदू हैं, तो हिंदुओं को खोज के मारा गया। 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें 27-28 लाख हिंदू थे। अब इस बात को इंदिरा गांधी के सामने थी कि इंदिरा गांधी ये बात दुनिया के सामने रखे कि 27-28 लाख हिंदू मारे गए। इंदिरा गांधी ने इस अवधारणा को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाबियों ने बंगालियों को मारा है। हिंदुओं को मारने की बात इंदिरा गांधी दबा गई। लज्जा में जो पुस्तक है लज्जा, तस्लीमा नसरी ने लिखी है, उस लज्जा पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली डिटेल्ड आके माइक्रो लेवल पे तस्लीमा नसरी ने लिखा है कि कैसे जो फ्रिंज एलिमेंट थे, बिहारी जमायते इस्लामी के जो लोग थे, उन लोगों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर मंदिर तोड़े और सर्च लाइट ऑपरेशन में हिंदुओं को टारगेट करके 9 महीने हत्या की गई। और हत्या हिंदुओं की होती है, वहाँ से भागने वाले, जो भारत में घुसने वाले लोग थे, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम थे। ये बात भी छुपाया गया। वो हिंदू बन के भारतीय बॉर्डर्स पे आए कि हम हिंदू हैं, भाग रहे हैं, पर बाद में जब वो घुसपैठिए के रूप में चुपचाप बांग्ला, आसाम में आपने उसमें लिखा है कि मारे गए वहाँ हिंदू, हाँ, डर में थे हिंदू, और वहाँ से घुसपैठ करके जो आए भारत में वो मुस्लिम्स थे। यस। तो ये क्या था? डरे हिंदू, मारे गए हिंदू और घुसे मुस्लिम। ये वाला क्या पार्ट है, ये क्या है, थोड़ा सा बताएं जरा। बिल्कुल, इसी पे मैं लाइट डालता हूँ। ये एक थोड़ा शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में बताऊंगा, लंबा खींच रहा है, शॉर्ट में बताऊंगा। ये एक स्कीम है। वो स्कीम ये है कि हमको भारत में अपनी आबादी को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बढ़ाना है। भारत को हमको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए जमायते इस्लामी की जो परिकल्पना है, जो जिन्ना साहब ने जमायते, जो डायरेक्ट एक्शन डे के पहले जो स्पीच दी थी, वो स्पीच और हमास का चार्टर एक जैसा है। वही स्पीच जमायते इस्लामी का अपना ध्रुव सत्य है। तो ये वही जमाते इस्लामी है जो अभी बांग्लादेश में जो हिंसक आंदोलन हुआ, इसमें भी वो सक्रिय है, और हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें भी उसकी अहम भूमिका सामने अब तक खुलकर आई, जिसमें अभी बांग्लादेश ने एक दिन पहले ही जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध जो 1 अगस्त को हसीना ने लगाया था वो खत्म कर दिया। तो यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि जमाते इस्लामी का आप इतिहास देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में जमाते इस्लामी 4 फैक्शंस में है।
जमात इस्लामी इंडिया, जमात इस्लामी बांग्लादेश में, जमात इस्लामी पाकिस्तान, और जम्मू कश्मीर में जो जमात इस्लामी है वो अलग ब्रांच से जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर। इनका एक ही नारा है कि हमें इस्लामिक नेशन बनाना है और इस्लामिक नेशन बना के हमें काफिरों को और उनके सारे उसको ख़त्म करना है। ये अभी जब आपने देखा कि भारतीय, जब 5 अगस्त की घटनाएं हुई, हिंदू मारे जाने लगे, तो भारतीय बॉर्डर्स पे 10-15 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बीएसएफ ने जब वहाँ इंटरनल एविडेंस बीएसएफ ने देखा तो पता चला कि दे ऑल आर मुस्लिम, कोई हिंदू नहीं आया था। यही घटनाक्रम 71 में हुआ, 1971 में, कि मारे गए हिंदू और वो भारत में घुसे और भारत में घुस के उन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में गए जिन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में आज 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल विन हुई है। करीम में 10.5 लाख या 12 लाख से जो जीते हैं असम में, वो वही जोन है जहां उन्होंने घुसपैठ कर दी। लेकिन एक चीज़ बताइए, अभी जो 5 अगस्त वाली जिस हिंसा का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हिंसा जब हुई उसके बाद अगले करीब सप्ताह भर वो जारी रही, तो भारत में जो सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा था वो ये हो रहा था कि हिंदू वहाँ से बड़ी संख्या में भारत में आना चाहते हैं और बीएसएफ के जवान, क्योंकि भारत सरकार की अनुमति उनको नहीं है, तो इसलिए उनको अंदर नहीं आने देना चाहते। आप कह रहे हैं कि बीएसएफ ने देखा वहाँ जो बॉर्डर पे इकट्ठा हो मुस्लिम इकट्ठा है, इसलिए वो नहीं आने दे रहे हैं। ये आपकी बात का मैं क्लैरिफिकेशन करूंगा कि बीएसएफ वहाँ पे जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के पीरियड में 2014 के बाद जो पोरस बॉर्डर था उस पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और बीएसएफ वहाँ पे स्ट्रांग हो गई है। उसने 99% जो है उसको रोक दिया है, इन्फिल्ट्रेशन को। जो भारत में घुसपैठ अब होती है, जो लोग आते हैं, भारत सरकार हर साल 17 लाख वीज़ा जारी करती है बांग्लादेश के लोगों को। वो वीज़ा लेके भारत में आते हैं और वीज़ा लेके ही जब भारत में आएंगे तो कोई रोजगार या उनका ट्रीटमेंट या कोई चीज़ होगा। तो अब वो थोड़ा लीगल तरीके से होता है, वीज़ा लेके वो लोग आते हैं। पोरस बॉर्डर है, पर जो ये मौका है इन्फिल्ट्रेशन का, हिंदू के नाम पे आने का, हिंदू आधार कार्ड, ये सब एक मिला जुला खेल है। आपको जान के हैरानी होगी कि टीएमसी के लोगों ने एक रेट लिस्ट बना रखी है कि आपको भारत के किस कोने में जाना है, उस रेट लिस्ट के हिसाब से आपको फर्जी कागज बनवा के और तमाम चीज़ें बना के भारत में एंट्री देते हैं। हाँ, ये तो पिछले दिनों मीडिया में भी ये बात आई थी। वहाँ कुछ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन लोगों ने जो धरपकड़ की, उसमें बात आई कि इसका ऐसा रेट लिस्ट है, आते हैं उसका आधार कार्ड बनवाने का, ये पैन कार्ड बनवाने का, छप्पर बनवाने के, ये मकान बनवाने का, उसमें सबसे ज़्यादा रेट 2.5 लाख रुपया बॉम्बे का। एक चीज़, हाँ, शहरों के भी रेट लिस्ट अलग अलग थे। एक चीज़ बताइए, आप उसको डक कर गए, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी क्यों नहीं कहते? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गलत कहा था? हाँ, अब इस बात पे आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पेसिफिक डिनायल किया है कि इंदिरा गांधी को मैंने दुर्गा नहीं कहा है, दुर्गा नहीं कहा है। पर ये एक अवधारणा है कि 1971 में इंदिरा गांधी को उन्होंने दुर्गा कहा और वो आयरन लेडी के नाम पे स्थापित हुई। आयरन लेडी की उनकी जो बनी, वो उसकी केवल एक कारण था कि उन्होंने भारतीय सेनाओं को बांग्लादेश में घुसने के लिए कहा और भारतीय सेनाओं के सामने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। ये एक घटनाक्रम है। पर ये घटनाक्रम जब इंटरनेशनल घटनाक्रम के सामने आप मिलान करेंगे तो ये एक छोटा घटनाक्रम है। मृगांक भाई, फिर ये बताइए, जो उसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के करीब कहते हैं क्या 85,000 95,000 93,000 सैनिकों को कैद किया था, तो ये क्या कोई छोटी घटना तो थी नहीं, लेकिन इससे भारत को भी कुछ तो लाभ हुआ होगा। आप रक्षा अध्ययन के विद्यार्थी रहे, तमाम अंतर्राष्ट्रीय विषयों को, भारत के आंतरिक विषयों को, बाहर विषयों को आप पढ़ते रहते हैं, तो उससे भारत को भी कुछ तो लाभ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ, केवल गिरफ्तारी हुई और वो फिर छोड़ दिए गए। हाँ, इसी टॉपिक पे आना चाहता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिपुरा की तरफ से चटगांव के साइड से मेघना नदी पार कर 16 दिसंबर तक ढाका पहुँचने वाले जनरल सगत सिंह थे। जनरल सगत सिंह और उनकी जो टीम थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ चुके थे, बहुत शानदार जनरल थे। उन लोगों का ये मानना था कि हमको त्रिपुरा से कंसेशन लेना चाहिए, त्रिपुरा से समुद्र के रास्ते 150 किलोमीटर की एक पट्टी ले लेनी चाहिए थी, जो हमारा फाइनल आउटकम होता उससे, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो समुद्र से जुड़ जाता और चिकन नेक की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती। और उन लोगों ने स्पेसिफिकली वहाँ हिंदू आबादी है, वो हिंदू होमलैंड की भी बात कर रहे थे। पर सगत सिंह जी की सारी योजनाओं को और उनकी जो तैयारी थी, उस सारी तैयारी को मैडम गांधी ने किनारे कर दिया। आप फाइनली देखें कि हमको मिला क्या, बांग्लादेश वार से भारत को मिला क्या। 93,000 सैनिक हमने पकड़े, हमने उनको रखा। हम जो 27 लाख 28 लाख हिंदू मारे गए, वो अपराधी वही हमने पकड़ के यहीं इलाहाबाद में परेड ग्राउंड पे बहुत से लोग रखे गए थे। हम एक आर्मी ट्रिब्यूनल करके उन्हीं में से अपराधियों को सर्च करके उनका मुकदमा नहीं चला पाए। हम अपने 54
प्रिजनर ऑफ वॉर्स को नहीं छुड़ा पाए, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स के बारे में कोई सूचना थी जिसमें 54 के 54 एयरफोर्स के पायलट्स थे। उनके विषय में आज तक कोई जानकारी नहीं है कि उनका क्या हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में पकड़े गए थे? दोनों तरफ, इधर भी कुछ पकड़े गए थे जिनको उन्होंने गायब कर दिया था, जहाज जो गिरे थे वो नहीं आए। तो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे वो हमारे वायुसेना के, उनको हम नहीं ले पाए। हम कश्मीर समस्या पे कोई बात नहीं कर पाए। हम बांग्लादेश से ये भी हमारा बांग्लादेश से समझौता हो गया कि बांग्लादेश की कोई विदेश नीति नहीं होगी, बांग्लादेश भारतीय बताए रास्ते जैसे भूटान वाली स्टेटस में रहेगा। 74 तक बांग्लादेश उसी स्टेटस में रहा। पर एक बैग युद्ध जीतने के बाद, युद्ध में पॉजिटिव आने के बाद इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की तरफ देखना बंद कर दिया। कोई उनकी पॉलिसी नहीं थी। बहुत जबरदस्त 73 में वहां अकाल पड़ा जिसमें 15 लाख लोग मारे गए। उसकी वजह से बांग्लादेश ने भारत से कहा कि मदद दो। भारत के पास भारत ने न मदद दी न मदद देने की स्थिति थी। तो बांग्लादेश ने भारत के उस समझौते से आगे बढ़ के अपने हर जगह दूतावास खोल लिए और विदेश नीति अपनी बनाई और विदेश से मदद ली। तो ये दर्शाता है कि हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं थी बांग्लादेश के प्रति। यदि हमारी कोई पॉलिसी होती तो हम लोग बांग्लादेश से अपने चिकन नेक की समस्या, हिंदू होमलैंड, वाटर क्राइसिस, बॉर्डर क्राइसिस, इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे। और 73 जो हम लोगों ने समझौता किया, शिमला समझौता किया, उस शिमला समझौते में भी हम कुछ पा सकते थे। पर बांग्लादेश में भारत को केवल और केवल डिफीट मिली। तो क्या इसी आधार पे आप कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी नहीं थी? नहीं, ये एक पक्ष है। मैं घूम बार एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि मैं उस आधार पर कहना चाहता हूं कि क्या इंदिरा गांधी हमला करना चाहती थी? क्या वो मजबूर थी हमला? क्या उन्होंने अपने उससे आदेश दिया? हम आयरन लेडी उनको मान लेते। यदि वो उन 27-28 लाख हिंदुओं को बचा लेती, यदि वहां पे जो सडन डिक्लाइन हुआ 10% का, जो हिंदू आबादी एक बैग घट के जो है 18% पे आ गई, उसकी रक्षा के लिए हमला करती। वहां जनवरी में ऑपरेशन सर्चलाइट 71 में शुरू हुआ था। 22 अगस्त को वहां पे सेना ने एक मंदिर तोड़ के 85 हिंदुओं की हत्या की थी सर्चलाइट में। इंदिरा गांधी साइलेंट, कंटिन्यूअसली हमला होते रहे, इंदिरा गांधी चुप रही। वहां एक मैसेज गया कि शांति वाहिनी बनी है, शांति वाहिनी में हिंदू हैं और हिंदू प्रॉब्लम है, और कंटिन्यूअसली मरते रहे हिंदू, मरते रहे। भारत में तो सब लोग यही जानते हैं कि बांग्लादेश में जो आज़ादी का आंदोलन चला, जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उसमें जो मुक्ति वाहिनी का आंदोलन था, उसमें भारत की मदद से ही मुक्ति वाहिनी ने जीता। और प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी ने कभी खुलेआम यह बात अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकार नहीं किया कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत की सेना ने योगदान किया, लेकिन 15 अगस्त में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुलेआम इस बात को कह भी दिया कि भाई भारत की सेनाओं की मदद से बांग्लादेश का उदय हुआ। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं, इंदिरा गांधी ने कोई वो नहीं किया। यस, आपकी बात से समझते हुए मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे मुख्य बात है कि आप इस बात को समझिए कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी सेना थी वो डिमोरलाइज हो गई थी। उसके पास अगले 8 महीने तक लड़ने का गोला बारूद था। 93,000 सैनिक थे। और वो डिमोरलाइज कहाँ पे होते हैं? जब जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य पे पाकिस्तान उसकी 7वीं फ्लीट आती है और वो 7वीं फ्लीट आके घुसने की कोशिश करती है बंगाल की खाड़ी में। वहीं पे रशियन पनडुब्बियाँ रोक देती हैं उनको और सरफेस पे आ जाती हैं और कहती हैं कि यदि आप आगे बढ़े तो हम मिसाइल फायर कर देंगे, एटॉमिक मिसाइल फायर कर देंगे। तो 7वां बेड़ा उनका जैसे ही बैक होता है तो इंटरनेशनल घटना से मनोबल, किसका? अमेरिका का मनोबल टूटने की घटना है। उसके साथ एक चीज इंडिया के लोग नहीं जानते हैं, कम लोग जानते हैं कि यहां जो घटनाएं घट रही थी, दूसरी तरफ स्विज नहर होते हुए रॉयल ब्रिटिश नेवी भी आ गई थी। तो रॉयल ब्रिटिश नेवी कराची तट के पास, बॉम्बे और कराची के बीच में थी। और जब भारत की सेनाओं ने 13 और 14 दिसंबर की रात को कराची पे हमला करने की योजना बनाई और वो आगे बढ़े जहाज, तो रॉयल नेवी सामने आ गई। रॉयल नेवी ने वार्निंग शॉट दागे भारतीय सेना के ऊपर कि खबरदार आगे मत बढ़ना। तो ये जो भारत के हम पश्चिमी साइड में हमला करने की योजना थी, वहां भी ब्रिटिश ने उनको खदेड़ा। तो उनका एक मोराल टूट गया कि हमको जो सहयोग आना है वो सहयोग नहीं आएगा। दूसरा मोराल उनका ये टूटा कि वो जनवरी में ही इंटरनेशनल मीडिया कोर्ट चले गए थे कि हमको अपनी एयरफोर्स भेजने का मौका मिले पूर्वी पाकिस्तान में। तो भारत ने कहा था कि हम आपके सिविलियन विमान तो जाने देंगे पर आपकी एयरफोर्स को नहीं जाने देंगे। उनकी एयरफोर्स किसी भी तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके पास विमान वाहक पोत नहीं थे, भारत के पास थे। तो उस कंडीशन में जो ये इंटरनेशनल घटना थी, जो रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका को डिमोरलाइज किया, भारतीय सेना की संख्या जो ढाका में पहुंची है, जिसने सरेंडर लिया है, 2900 थी।
2900 के सामने पूरे के पूरे 93,000 लोग सरेंडर कर रहे हैं। इसमें कहाँ युद्ध है? ये डिमोरलाइज हो गए कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है। और हमारी जो मदद आनी थी चीन से, चीन का एक स्टेटमेंट आता है, चीन अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के पास चीन के पास जाता है कि हमारी मदद करो। चीन एक वार्निंग भारत को जारी करता है, कहता है कि हमारी कुछ भेड़ें चली गई हैं और भेड़ें वापस कर दो। तो उनको लगता है ये क्या हुआ, चीन ने धोखा दिया, अमेरिका ने धोखा दिया, ब्रिटेन ने धोखा दिया। तो उससे जो डिमोरलाइज हुए, तो उन्होंने 93,000 की संख्या में 8 महीने के गोला बारूद के साथ 2900 लोगों के सामने सरेंडर कर दिया। यही सत्य है जिसको जो है हम लोग जानना चाहिए आज की डेट में। तो इसी आधार पे आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी नहीं है। इंदिरा गांधी यदि खुद हमला करके वो घटना करा देती तो मैं मान लेता कि वो आयरन लेडी है, पर इंदिरा गांधी ने हमला भी खुद नहीं किया था। मतलब आप ये अपनी बातों से इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने स्वतः भारत की स्थितियों में भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या भारत को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश पर हमला नहीं किया था। वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी स्थितियां जन्मी, रूस और अमेरिका के बीच में जो प्रॉक्सी वार चल रहा था, उसमें रूस ने भारत की प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना बेड़ा स्थापित नहीं होने दिया। जैसा कि अभी शेख हसीना ने अपने भागकर भारत आई तो उन्होंने कहा वहाँ बांग्लादेश का जो द्वीप है उस पर अमेरिका अपना बेड़ा स्थापित करना चाहता है और हमने मना कर दिया, इसीलिए अमेरिका ने वहाँ हमारी सरकार को पलटवा दिया। तो अगर दोनों घटनाओं को जोड़ें तो फिर एक वो जुड़ता है 71 वाली घटना और ये 2024 की घटना में जो आप कह रहे हैं कि तब भी अमेरिका वहाँ बंगाल की खाड़ी में आके अपना बेस बनाना चाहता था। शेख हसीना ने जो कहा 2024 में 17 जून को आई हैं, 17 जून को आई हैं, 17 जो एक हफ्ते बाद 2024 को उन्होंने कहा, उन्होंने भी वही कहा कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के द्वीप पर अपना सैनिक बेस बनाना चाहता है, हमने मना किया, इसलिए हमारी सरकार को अपदस्थ करा दिया साजिश करके सेंट मार्टिन द्वीप पर। तो दोनों बातों में कुछ तो समानता फिर मुझे लगती है। जो 71 की बात है, निरंतर अमेरिका फिर प्रयास कर रहा है, अमेरिका कंटिन्यूअस लगातार वो प्रयास कर रहा है। तो पर यहाँ एक परिस्थिति में अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। उस समय का रूस जो था, वो रूस आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली था, उसकी जीडीपी बड़ी थी। पर आज का जो रूस है वो भारत के मुकाबले 1/3 कमजोर है। उसकी जीडीपी टोटल 1.2 ट्रिलियन है और भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन के पास है। तो आज भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति है, इसलिए भारत और अमेरिका का डायरेक्ट आमना सामना है। अब रूस पर्दे से हट गया है बंगाल की खाड़ी में। परिस्थितियां जो वर्तमान परिस्थितियां हैं 71 और वर्तमान में मात्र इतना अंतर है कि रूस की जगह अब उन सारे जगहों को, स्पेस को भारत की क्षमताओं ने घेर लिया। मित्रों, मृगांक भाई दरअसल ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने स्वतः अपनी इच्छा से भारत की सेनाओं का बांग्लादेश में इस्तेमाल नहीं किया था। अमेरिका तब भी बंगाल की खाड़ी में अपना सैनिक बेस बनाना चाहता था जी। 2024 तक भी वह प्रयास कर रहा है और तब रूस ने अमेरिका को रोकने की वहाँ कोशिश की थी, जिसमें भारत का एक किस्म से कहिए मदद ली थी, जिसको मृगांक भाई कह रहे हैं कि रूस के कहने पर इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया। मैं अगर उस रूप में कहूँ कि रूस ने तब भारत की मदद ली और बांग्लादेश में भारत की सेनाओं का प्रवेश कराकर अमेरिका को वहाँ हस्तक्षेप करने से, अपना बेस बनाने से रोक दिया। आज 2024 में भारत खुद इतना मजबूत हो चुका है कि वह अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना बेस बनाने देने से रोकने की अपने स्तर पर तमाम कोशिशें कर रहा है, जो खुलकर कोई कह नहीं सकता। ना शेख हसीना कह सकती है, न भारत आधिकारिक तौर पर कह सकता है। लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वह अब फिर मुझे मृगांक भाई की बातों को मैं दोनों 71 और आज की बातों को जोड़ दूँ, शेख हसीना वाली बातों को, तो लगता है कि वह कुछ है, चल रहा है। भविष्य में भी इसके कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई देंगे। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी नहीं थी, यह मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं, वह माने कि वह थी या नहीं थी। लेकिन एक बात तो यह भी स्थापित है कि 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के
आज़ाद कराने में मदद की। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैद करने के बावजूद भारत को कोई लाभ की स्थिति में पहुंचा पाने में असफल रही। यह बात सार्वजनिक एक सत्य है, तथ्य है, और सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारत एक लीड लेने की पोजीशन में था, लेकिन नहीं ले सका, कारण जो भी रहा हो। हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। मृगांक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।